नाउ लेट्स चेक आउट द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स जितने भी थे अब उनको क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट की जाएगी, यानी कि उनको असेंबल किया जाएगा साथ साथ, क्योंकि वो सब बिल्कुल ही इंडियन स्टेट्स इधर उधर बटे हुए थे। उनमें जो प्रिंसली स्टेट्स के जितने भी राजा थे वो रूल करते थे, वहाँ के राजा थे। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और भी बहुत सारे मेन लीडर्स को अपॉइंट की जाएगी ताकि इंटीग्रेट की जाए, इन स्टेट्स को मर्ज कर दी जाए। ठीक है, इंटीग्रेट मतलब मर्ज, मतलब एक कर दी जाए, एक यूनाइट भारत बनाया जाए। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड किया गया था इनटू बहुत सारे, जिसको हम बोलते थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो इंडिया बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड था। डिवाइड एंड रूल इन हमेशा से ब्रिटिश की एक पॉलिसी रहती थी, तो हमेशा वो क्या करते थे, इंडिया को दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड करी थी। एक तो खुद ही वो रूल करते थे, तो उसको हम बोलते थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। और जब वो खुद रूल नहीं कर पाते थे बट अपने बिहाफ में किसी और रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर रख देते थे, तो उसको हम बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। यानी वहाँ पे प्रिंस, ठीक है, वहाँ पे गवर्न करेंगे, रेगुलेट कुछ भी वहाँ पे जो भी एज अ गवर्नमेंट फंक्शन होता है वो देखेंगे, बट किसके अंडर में रहेंगे, ब्रिटिश के अंडर में। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ये अभी तो हमने जस्ट डिस्कस की। अदर हैंड में बहुत सारे सेवरल लार्ज स्टेट्स थे जो प्रिंस रूल करते थे, जिसको हम बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। यहाँ पे बहुत सारे सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर द इंटरनल अफेयर्स एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी। तो ब्रिटिश की सुप्रीमेसी उनको एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी, साथ ही साथ फिर वो अनकंट्रोलेबल, मतलब अपनी स्टेट्स में अनकंट्रोल्ड अपनी वो रूल चला सकते थे। ठीक है, अपनी सुजरैन अपनी कंट्रोल। ठीक है, ये आप याद रखना है इसको। फिर तो फिर उसके बाद आपको याद रखना है, दिस एरिया वॉज कॉल्ड पैरामाउंटेंसी और सुजरैनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो ये प्रिंसली स्टेट क्या थे, पैरामाउंटेंसी और या फिर इसको सुजरैनिटी बोल सकते हैं ब्रिटिश क्राउन की। प्रिंसली स्टेट्स जो थे उसमें आपको याद रखना है 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड 1/4 इंडियंस वर लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल। तो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स क्या थे, जिसमें 1/3 जो थी वो लैंड एरिया थी ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के अंदर। 1/3 मतलब हर 3 में से एक लैंड जो थी वो ब्रिटिश एम्पायर की ये लैंड थी, जिसमें से 1 से प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, और 1/4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल। तो उसमें से हर 4 इंडियन में से एक इंडियन जो था वो प्रिंसली के अंडर में आता था। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, जैसे हमारा भारत आज़ाद हुआ उससे पहले की बात है, अनाउंस की गई थी ब्रिटिश से, ठीक है, कि जब वो चले जाएंगे, इंडिया छोड़ देंगे, एंड ऑफ द रूल ओवर इंडिया, पैरामाउंटेंसी जो है ब्रिटिश क्राउन की, वो प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनकी जो रूल चल रही थी, ठीक है, जो राजा वहाँ पे रूल कर रहे हैं, जैसे ब्रिटिश चले जाएंगे तो उनकी भी रूल क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। यानी कि जैसे ब्रिटिश चले जाएंगे तो वो भी उनकी भी किंगशिप है जो वो चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसका ये मतलब था कि बहुत सारे स्टेट जो थे 565 इन ऑल। ठीक है, अब आपको याद रखना है 565 स्टेट्स थे। ठीक है, ऑल दिस स्टेट एज मैनी एज 565 इन ऑल वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट। ठीक है, लीगली क्या हो जाएगा, ये आत्मनिर्भर हो जाएंगे, किसी में डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। कहाँ डिपेंडेंट थे पहले, ब्रिटिश में, बट अब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे जब ब्रिटिश वहाँ से चले जाएंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक व्यू लिया दैट ऑल ये स्टेट जो है अब फ्री हैं, या इधर ये इंडिया जा सकते हैं, अब तो पाकिस्तान भी एक बन गया है, पाकिस्तान जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इनको ये ऑफ़र दे दी गई कि भाई आपको इंडिया में रहना है तो आप इंडिया में रहो, या आपको पाकिस्तान ज्वाइन करना है पाकिस्तान चले जाओ, या फिर आपको दोनों में से किसी को ज्वाइन नहीं करना है, आप इंडिपेंडेंट रहो, आप अलग से इंडिपेंडेंट रहो अगर आपको इच्छा है तो। ये जो डिसीज़न था इसको दे दी गई लोगों को वो ब्रिटिश लोगों को ही दे दिए कि आपको क्या मन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसली रूलर्स थे स्टेट्स के, उनको भी बोल दिया गया आपको जो इच्छा है आप वही करो, पाकिस्तान जाओ, इंडिया जाओ, या फिर खुद इंडिपेंडेंट रूल करो।
तो ये काफ़ी एक सीरियस प्रॉब्लम थी जो कि थ्रेटन कर सकता था एक यूनाइटेड इंडिया के लिए। एक बहुत ही ये था, थ्रेटनिंग था। ओके, बहुत ही आप बोल सकते हो बहुत ही वल्नरेबल हालत में इंडिया आ गया था इस वक्त, क्योंकि अगेन यहाँ पे लोगों को अभी तो ऐसे ही दिल टूटी हुई थी भाई जान के कि इंडिपेंडेंस हमें मिली है, पाकिस्तान टूट के मिला है। तो अब डर लग रही थी कि अब इंडिया कहीं 10,000 बार और ना टूट जाए, अलग अलग स्टेट्स ना बन जाए। तो इस चीज़ का डर काफ़ी ज़्यादा इस टाइम लोगों को था और बहुत सारे लीडर्स को भी। प्रॉब्लम शुरू हो गई, बहुत ही जल्दी हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू में क्या हुआ, सबसे पहले ट्रावनकोर का जो राजा था उसने अनाउंस करा कि जो स्टेट है वो डिसाइड करेगा ऐसे इंडिपेंडेंस, ठीक है, ऑन इंडिपेंडेंस, सॉरी, द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस में उन्होंने अनाउंस किया कि जो निज़ाम है, ये हम बाद में देखेंगे, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड ए सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे। अच्छा, हैदराबाद वाला और ट्रावनकोर का, ठीक है, जो स्टेट था जहाँ पे प्रिंसली स्टेट थे, उन्होंने सिंपली अनाउंस कर दिया, ठीक है। पहले ट्रावनकोर किया, फिर हैदराबाद किया। रूलर्स लाइक द नवाब ऑफ भोपाल, ये काफ़ी अवर्स था कि वो ज्वाइन करेगा कॉन्स्टेंट असेंबली, ठीक है, उसे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। यहाँ के जो रिस्पॉन्स थी रूलर्स की प्रिंसली स्टेट्स का, इसका ये मतलब था कि इंडिपेंडेंस के बाद एक बहुत ही रियल पॉसिबिलिटी है कि इंडिया जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ में। जैसे पाकिस्तान होके अलग हो गया, अब इसका आउटकम यही दिख रहा था। यहाँ की जो प्रॉस्पेक्ट्स थी डेमोक्रेसी की और लोगों के लिए जो थी इस स्टेट्स में, बिल्कुल ब्लीक नज़र आ रहा था, ठीक है, बिल्कुल कुछ भी आगे देखने से भी दिख नहीं रहा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। दिस वॉज अ स्ट्रेंज सिचुएशन, बहुत ही अनोखा सा ये सिचुएशन आ गया था। यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस जो है वो एम कर रहा था कि हम सब एक हो जाएं। ओके, यहाँ पे सेल्फ डिटर्मिनेशन थी, एज वेल एज डेमोक्रेसी की भी डिमांड थी। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स गवर्नमेंट जो हैं वो चल रहे थे नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में, ठीक है, क्योंकि नॉन, आपको पता है डेमोक्रेटिक मतलब क्या होती है। इसकी मतलब होती है कि यहाँ पे हम सरकार बनाते हैं, लोग रूल करते हैं, लोगों का रूल होता है। पर यहाँ पे तो बिल्कुल ब्लीक दिख रहा है, ऐसा कोई सीन ही नहीं दिख रहा है, सब अलग अलग अपने इंडिपेंडेंस प्रिंसली रहना चाह रहे हैं। और यहाँ पे जो रूरल्स हैं ये बहुत ही इच्छा अपनी प्रकट नहीं कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक राइट्स पॉपुलेशन टू देयर पॉपुलेशन, ठीक है, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं देना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि राजा रूल करते आ रहे हैं और वो राजा नहीं चाहता कि उसका रूल में उसकी जो पावर है वो ख़त्म हो जाए। अब हम यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट्स की अप्रोच। बिफोर दैट बहुत सारी फ़ोटोज़ हमने यहाँ पे मिस आउट कर दिया, तो लेट्स कंप्लीट दैट। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया का बड़ा अच्छा सा एक यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन, ठीक है। तो ये इंडिया का पहले वाला फ़ोटो है और पार्टीशन के बाद का भी फ़ोटो है, आप देख रहे हो, जहाँ पे आपको येलो कलर का ब्रिटिश इंडिया दिखाई दे रहा है और जो ब्लू कलर का है वो है प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स में आप देख सकते हो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान के सामने, यहाँ पे आपको बालूचिस्तान दिख रहा होगा, बालूचिस्तान स्टेट से भी प्रिंसली स्टेट है। फिर वहाँ पे सिंध की एरियाज़ में आपको दिख रही होगी, राइट। फिर पंजाब एरिया, फिर पंजाब स्टेट जो इंडिया के अंदर है, जो पाकिस्तान वाला नहीं, जो इंडिया वाला है। फिर रामपुर दिल्ली यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये पुराना नाम है यूपी का। फिर बनारस, बिहार, बंगाल, सॉरी मैंने तो ये पढ़ लिया ब्रिटिश के एरियाज़ को, हैदराबाद, मैसूर, केरला, ठीक है, कर्नाटक। फिर आप अगर देखोगे उसमें कर्नाटका के आसपास ये सब ब्लू कलर के हैं। ईस्टर्न स्टेट्स में आसाम, खासी स्टेट्स, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब बिल्कुल ब्लू स्टेट्स में थे। अंडमान निकोबार वो प्रोविंस इंडिया, सॉरी ब्रिटिश का था। तो ये जो इलिस्ट्रेशन है इज़ नॉट अ मैप ड्रॉन टू स्केल एंड शुड नॉट बी टेकन टू बी एन ऑथेंटिक डिपिक्शन ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल बाउंड्रीज, ठीक है। ठीक है, चलो, सिलोन जो है वो पुराना नाम है श्रीलंका का। कैन वी एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान द वे दे डिड इन जर्मनी? आई वॉन्ट टू हैव अ ब्रेकफास्ट इन अमृतसर एंड लंच इन लाहौर।
हाँ हाँ, ये बच्चा ऐसे बोल रहा है कि मैं लंच करना चाहता हूँ अमृतसर में, सॉरी ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ अमृतसर में और लंच करना चाहता हूँ लाहौर में। क्या ये बेटर नहीं है दैट वी नाउ लर्न टू लिव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर एज इंडिपेंडेंट नेशंस? ठीक है, क्या ये सही नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है कि हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें और बिल्कुल शांति से हम रहें और एक दूसरे को बिलीव करें कि हर कोई एक इंडिपेंडेंट नेशंस है? ठीक है, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस एंड आई होप पीपल ये वंडर करते हैं और ऐसा नहीं होता। नाउ लेट्स फाइंड आउट दी गवर्नमेंट्स अप्रोच। ठीक है, यहाँ की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी टुक अ फर्म स्टैंस, ठीक है, बहुत ही रिजिड लिया उसने स्टेप अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया को डिवाइड ना हो उसके अगेंस्ट में बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर लेगा इंडिया का इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम मतलब होता है टेम्पररी गवर्नमेंट। ओके, स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ ऑफ डिफरेंट साइजेस, अब बहुत सारे छोटे 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 प्रिंसिपलिटीज़ और अलग अलग थोड़े साइजेस में उनमें उन्होंने ध्यान दिया काम करने के लिए। यहाँ पे माउंटबेटन प्लान के अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स थे अब फ्री थे ज्वाइन करने के लिए इंडिया या पाकिस्तान। ठीक है, उनको बोला गया था, माउंटबेटन प्लान पास हुई थी, प्रिंसली स्टेट्स को बताया गया भाई आपको मन है तो आप इंडिया ज्वाइन करो या पाकिस्तान ज्वाइन करो, ये ऑफ़र दी गई। सरदार पटेल वॉज इंडियाज़ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। आपको ये पता होना चाहिए कि सरदार पटेल जो थे वो इंडिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी थे जब बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड चल रही थी इंडिपेंडेंस के बिल्कुल आसपास। ठीक है, इंडिपेंडेंस के ही बिल्कुल बाद में क्या थे, वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे और साथ साथ वो होम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, इन्होंने काफ़ी हिस्टोरिकल रोल प्ले किया, निगोशिएट किया रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के साथ स्ट्रिक्टली लेकिन बहुत डिप्लोमेटिकली। उन्होंने सब जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडियन यूनियन के साथ जोड़ दिया। ये बहुत ही आपको पढ़ने में बहुत आसान लग गया बट ये इतना आसान नहीं था। इट वॉज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच रिक्वायर्ड स्किलफुल परसुएशंस। ठीक है, बहुत ही समझौता एग्रीमेंट कराई गई प्रिंसलीज को और बहुत ही स्किलफुल तरीके से कराया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, आपने बस पढ़ लिया कि उन्होंने यूनाइट कर दिया, नहीं, ये इतना इजी नहीं था। उनके पास काफ़ी स्किल थी और उन्होंने परसुएड किया, उनको बहुत ही तरीके से समझाया, तो राजा क्या हुआ, मर्ज हो गया इंडिया के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 26 स्मॉल स्टेट्स थे जो अभी आप उड़ीसा में देख रहे होगे। सौराष्ट्र रीजन थी, गुजरात जिसमें 14 बिग स्टेट्स थे और 119 स्मॉल स्टेट्स, न्यूमरस बहुत सारे डिफरेंट अदर एडमिनिस्ट्रेशन थे उसके साथ। तो गवर्नमेंट्स की अप्रोच थी वॉज गाइडेड बाई 3 कंसिडरेशंस। ठीक है, तो 3 कंसिडरेशन से वो क्या करे थे, इस अप्रोच को गवर्नमेंट फॉलो करा था। पहला तो ये था, द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। अब जो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग थे वो सच में बिल्कुल ये क्लियर था, ठीक है, ऑब्वियस था कि वो ज्वाइन करना चाहते थे पूरे यूनाइटेड भारत को। सेकेंडली ये था कि जो गवर्नमेंट था वो प्रिपेयर था कि वो फ्लेक्सिबल है, उनको ऑटोनमी देने के लिए, कुछ रीजन्स में उनको आज़ादी दे देगा, वो कुछ राजा जो हैं उनको। The idea was to accommodate plurality and adopt a flexible approach in dealing with the demands of the regions। ठीक है, तो यहाँ पे पोलैरिटी को बहुत ही रेस्पेक्ट किया गया, यानी कि सब बहुत ही वैरायटी थे ना, लोगों की रिलीजन जो है बहुत ही अलग अलग होती है, लोगों की क्लास, क्रीड, ठीक है, बैकग्राउंड, प्लुरैलिटी इतनी सारी थी, तो बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच को अडॉप्ट की गई। ना बहुत रिजिड था ना बहुत फ्लेक्सिबल था। ठीक है, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग उनके सामने डिमांड को फॉरवर्ड किया गया, डील की गई। ठीक है, उनके रीजन्स को देखकर। थर्डली यहाँ पे जो बैकड्रॉप थी पार्टीशन की, जिससे बहुत सारे फोकस आ गए लोगों में। ठीक है, लोग देखने लग गए, यहाँ पे कॉन्टेस्ट हुआ और डिमार्केशन ऑफ टेरेटरी। ठीक है, टेरेटरी अलग हो गई, उनमें डिमार्केशन कर दी गई। यहाँ पे एक किया गया, कंसोलिडेट की गई टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ को, नेशंस को। ठीक है, अज्यूम किया गया एक सुप्रीम इम्पोर्टेंस। अब हम देखेंगे
15 अगस्त 1947 के पहले की बात। यहाँ पे बहुत शांति से क्या किया गया, समझाया गया, नेगोशिएट किया गया। हैड ऑलमोस्ट brought all states whose territories were contiguous to the new boundaries of India। जितने भी स्टेट्स थे, ठीक है, जिनकी टेरिटरीज जो थी कंटिगुअस थी टू द न्यू बाउंड्रीज टू इंडिया इनटू द इंडियन यूनियन, ठीक है, इंडियन यूनियन के साथ उनको मर्ज कर दी गई। जो जो आसपास न्यू बाउंड्रीज थे, रूलर्स जो थे बहुत सारे स्टेट्स के, उन्होंने साइन करा, ठीक है, साइंड डॉक्यूमेंट साइन किया जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें उनको पूछी जाती है वेदर दे वुड लाइक टू जॉइन द इंडिया यूनाइटेड इंडिया और वेदर पाकिस्तान, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करने के बाद फिर क्या हो जाते हैं, वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाते हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट थी विच मेंट दैट देयर स्टेट एग्रीड टू बिकम पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। वो एग्री हो गए कि हाँ उनको इंडिया के यूनियन में शामिल होना है। अब यहाँ पर एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफ़िकल्ट देन द रेस्ट। ये चार कंट्री जो थे ना, सॉरी चार ये स्टेट्स जो थे ना, प्रिंसली स्टेट्स हैदराबाद हो गए, कश्मीर हो गए और मणिपुर हो गए और जूनागढ़ भी हो गया। जूनागढ़ कहाँ पर है, तो ये आपको गुजरात में मिलेगा, ठीक है। तो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर ये काफ़ी स्ट्रगलिंग था इंडिया में इनको ऐड करना। एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क रह गया था हमारे वो इंटरिम गवर्नमेंट के लिए। द इशू ऑफ जूनागढ़ वॉज रिजॉल्व आफ्टर प्लेबिसाइट कन्फर्म पीपल्स डिज़ायर टू जॉइन इंडिया। अब जूनागढ़ का आपको इशू याद रखना है, ये सॉल्व कैसे हुआ, जब लोगों से पूछी गई कि आपको इंडिया ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, कि प्लेबिसाइट हो, यानी कि उनसे क्वेश्चन पूछी गई, तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने क्या उस क्वेश्चन का जवाब दिया, उसके हिसाब से जूनागढ़ को इंडिया में ऐड कर दिया गया। आप कश्मीर के बारे में पढ़ोगे चैप्टर 7 में। हियर लेट अस लुक एट द केसेस ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर। तो यहाँ पर कश्मीर का केस दिया नहीं हुआ है, वो चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। अभी हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 7 वी आर गोइंग टू वेट अ लॉन्ग टाइम, राइट। 7 चैप्टर तो बहुत ज़्यादा ही पीछे हो गया। तो कश्मीर की एक स्पेशल स्टोरी है। वो वहाँ का राजा जो था, आपको याद रहेगा, उसका नाम था, आई रियली डोंट रिमेंबर, वो हम चलो चैप्टर 7 में देखेंगे, ठीक है। तो वो भी बिल्कुल ही उसकी स्टोरी ऐसी है कि पाकिस्तान आकर अटैक करने वाला था कश्मीर में, तो वो राजा बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस हो गया, तो उसने इंडिया से हेल्प मांगा। तो फिर इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी मिल गई उन लोग को कि उनको इंडिया में शामिल कर दी जाए। तो इस तरह से इंडिया में उसे साइन करवाकर इंडिया में कश्मीर को ज्वाइन करवाया गया था। तो ऐसा कुछ स्टोरी है। फिर भी चैप्टर 7 में उसे क्लियरली अच्छी तरीके से समझेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो जूनागढ़ के बारे में हमें पता चल गया, वहाँ पे क्या हुई, प्लेबिसाइट हुई और लोगों को, और वहाँ पर उसके ज्वाइन कर लिया गया इंडिया से। तो हम इस चैप्टर में अभी देखने वाले हैं मणिपुर और हैदराबाद का केस। आपको ये महान इंसान दिख रहे होंगे, दिस इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके, विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ये होगा। तो इसके साथ क्या खरीदे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फ़ोटो खिंचाया है। तो अब हम हैदराबाद स्टार्ट करेंगे। हैदराबाद ये सबसे द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वॉज सराउंडेड एंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी। ये जो हैदराबाद था, ओके, हैदराबाद क्या था, ये सबसे लार्जेस्ट था प्रिंसली स्टेट में, सबसे बड़ा था ये, ठीक है। हैदराबाद सबसे लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स था और ये सराउंडेड था, अरे ये जा क्यों नहीं रहा है, एक मिनट, एंड इट वॉज सराउंडेड, एक मिनट बच्चा, ठीक है। हैदराबाद था, सबसे लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स थे, ये सराउंडेड था एंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी, ठीक है। इंडियन टेरिटरी से बिल्कुल हर जगह से क्या था, ये सराउंडेड था। कुछ पार्ट्स थे जैसे ओल्ड हैदराबाद हो गई, जो अभी आप देखते हो, ये महाराष्ट्र का पार्ट है, ठीक है, ओल्ड हैदराबाद। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जो है, ठीक है, कुछ ऐसे पार्ट्स थे।
इट्स रूलर कैरी आउट द टाइटल निज़ाम। तो महाराष्ट्र के हो गए कुछ पार्ट्स, हैदराबाद, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के जो रूरल थे वहाँ पे जो राजा रूल करता था वो खुद का एक टाइटल यूज़ करता था जिसको हम बोलते थे निज़ाम। ठीक है, हैदराबाद का भी खुद भी क्या बोलते हैं हम, उसे निज़ाम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसका नाम था निज़ाम। ठीक है, टाइटल निज़ाम थी। इट्स रूलर कैरिड द टाइटल निज़ाम एंड ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का अमीर इंसान था, उनमें से एक था। ठीक है, वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। निज़ाम चाहता था इंडिपेंडेंस स्टेटस फॉर हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद का एक खुद का ही एक स्टेटस हो, अलग ही हो, ना इंडिया का हो ना पाकिस्तान का हो। ठीक है, वो चाहता था वो इंडिपेंडेंट ही रहे। इसने ही एंटर इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ठीक है, वो चाहता था जहाँ है वो वहीं रहना चाहता है, स्टैंड स्टिल रहना चाहता है, वो एग्रीमेंट में वो रहना चाहता है विथ इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर ईयर वाइल नेगोशिएशंस विद द इंडियन गवर्नमेंट वेयर गोइंग ऑन। ठीक है, ये हिल नहीं रहा था, वही एग्रीमेंट में ही टिका हुआ था, मुझे यहीं पे रहना है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, तो इंडिया के साथ इसकी चल रही थी। नवंबर 1947 में एक साल तक चली नेगोशिएशन, समझाया गया उसे भाई इंडिया ज्वाइन कर ले। ठीक है, कर ले। उसी के बीच में एक मूवमेंट थी, ठीक है, ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के जो लोग थे उन्होंने मूवमेंट किया, किसके अगेंस्ट में, निज़ाम रूल के अगेंस्ट में। एक रूल गैदर्ड फोर्स्ड हो गई। ठीक है, पेजेंट्री इन द तेलंगाना रीजन इन अ पर्टिकुलर वाज द विक्टिम ऑफ निज़ाम्स ऑपरेसिव रूल एंड रोज अगेंस्ट हिम। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे जो किसान थे तेलंगाना रीजन के, ठीक है, पर्टिकुलरली वो क्या हो गए कि विक्टिम हो गए निज़ाम के ऑपरेसिव रूल से। ठीक है, वो काफ़ी परेशान थे, निज़ाम उसमें बहुत अत्याचार करता था और बिल्कुल उसके अगेंस्ट में हो गए। यानी कि लोग, किसान निज़ाम के अगेंस्ट में हो गए, यानी कि जनता ही निज़ाम के अगेंस्ट में हो गई। वुमेन who had seen the worst of this operation joined the movement in large numbers। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे जो वुमेन थी उन्होंने भी देखा भाई इतने सारे भीड़ हो गए हैं निज़ाम के अगेंस्ट में, वाई शुड नॉट वी ऑल्सो ज्वाइन दिस मूवमेंट। तो वो भी क्या करी, बहुत ही बड़े नंबर्स में क्या करे, वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। हैदराबाद टाउन जो है वो वाज द नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। अब हैदराबाद में क्या हुआ, यहाँ पे सब मूवमेंट में ज्वाइन कर लिए, यहाँ के जितने भी कम्युनिस्ट थे और हैदराबाद के कांग्रेस थे, ये आगे आ गए इस मूवमेंट में। निज़ाम ने रिस्पॉन्ड करी बाय अनलिशिंग ए पैरा मिलिट्री फोर्स। ठीक है, ये तो बिल्कुल सबमिट करने के लिए रेडी ही नहीं था, इसने तो उल्टा रिटेलिएट किया। इसने अपनी जितने भी मिलिट्री फोर्स है लोगों के अगेंस्ट में आ गया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राजाकार्स ऑफ द पीपल। यहाँ के जो एट्रॉसिटीज़ थी, कम्युनल नेचर ऑफ द राजाकार्स न्यू नो बाउंड्स। ठीक है, बिल्कुल ही कोई ये जानते ही नहीं थे लिमिट्स। ठीक है, सब कुछ कर दिया इन्होंने। राजाकार्स, राजाकार्स क्या है, तो ये उनको बोलते हैं पारा मिलिट्री फोर्स ऑफ निज़ाम। ठीक है, they murdered, maimed, raped and looted, targeting particularly the non-Muslims। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारे लोगों को मर्डर कर दिया, मार दिया, मेम्ड किया। ठीक है, यानी कि हम महान एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर बहुत सारी रेप हुई, लूटेड हुई। ठीक है, इतने वायलेंस हुआ अगेन इंडिया में। टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स नहीं थे, यानी हिंदू, सिख, पारसीज, जैन, हिंदू, बुद्धिस्ट, ज्यूज़, इन सबको क्या की गई थी, टारगेट किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल दी सिचुएशन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरवीन करेगी, उनको ऑर्डर आई, ठीक है, कि आप आर्मी भेजो और इस सिचुएशन को जल्दी से सॉर्ट आउट करो। ठीक है, सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी तुरंत मूव करती है इस डिस्प्यूट को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम के फोर्स को। फिर कुछ दिन में क्या होता है, इंटरमिट फाइटिंग होती है, यानी कि वो कंट्रोल तो हो जाती है लेकिन छोटा मोटा कहीं कोने से ऐसे इवेंट आ ही जाती है जो बंद नहीं होती है, लगातार कॉन्टीन्यूस फाइटिंग होती है। निज़ाम सरेंडर कर देता है फाइनली
दिस लेड टू हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया। अब क्या होता है, इंडिया में निज़ाम को फाइनली ज्वाइन करना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग ही इसके अगेंस्ट में आ गए थे। ठीक है, यहाँ के पीजेंट्स काफ़ी परेशान थे निज़ाम से, उसके अट्रॉसिटीज़ से, उनकी खुद की प्लाइट जो थी, हालत जो थी वो बिल्कुल बेकार थी, बदतर हो गई थी। तो लोग राजा के अगेंस्ट में आ गए थे, और राजा जो था वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इतना अमीर था और वो चाहता था इंडिपेंडेंट रहना। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ हैदराबाद। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड म्यूजिक, आई वाज सिटिंग ऑल्सो। मणिपुर में आ जाते हैं। कुछ दिन पहले इंडिपेंडेंस की, यहाँ पे महाराजा ऑफ मणिपुर बोधाचंद्र सिंह, ठीक है, बोधाचंद्र सिंह नाम याद रखना, ये रहता था मणिपुर में, वहाँ का राजा था। इसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया इंडियन गवर्नमेंट के साथ, एज्योर किया कि जो इंटरनल ऑटोनॉमी है मणिपुर की वो बरकरार रहेगी, मेंटेन रहेगी, उसमें कुछ हस्तक्षेप ना हो, ठीक है, इंटरवेंशन ना हो या इंटरफेरेंस ना हो। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, अब पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर से महाराजा ने यहाँ पे इलेक्शंस कराए मणिपुर में जून 1948 में, और ये जो स्टेट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। यानी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा और राजा भी रहेगा। जो राजा है उसको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मणिपुर बन जाता है। मणिपुर जो है ये पहला पार्ट है इंडिया का जिसमें इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जाती है। तो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का सबसे पहला पार्ट है जिसने इलेक्शन कराई। किसके बेसिस में? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि लोग वोट देने गए थे, ठीक है, सरकार के लिए वोट करने गए थे कि सरकार किसको बनानी है। तो मणिपुर वॉज द फर्स्ट स्टेट 1948 को। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वेर शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। अब यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली मणिपुर का, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस देखी गई क्वेश्चंस में कि कैसे मणिपुर को इंडिया के साथ मिलाया गया है। वाइल यहाँ पे जो स्टेट कांग्रेस है वो चाहती थी मर्जर, ठीक है, मर्जर वो मर्ज कर ले, और भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने काफ़ी अपोज किया था इस चीज़ का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीड हुए परसुएड करने के लिए महाराजा को, ताकि वो मर्ज कर दे मणिपुर को इंडिया के साथ। साइनिंग की गई यहाँ पे मर्जर ऑफ एग्रीमेंट इन सितंबर 1949 को। I wonder what happened to all those hundreds of king, queens, princes and princesses. How did they live their lives after becoming just ordinary citizens? ठीक है, कैसे रहे जब ये ordinary citizens बन गए, क्या हुआ इनका। अब यहाँ पे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देख रहे होंगे और वहाँ पे राजा को देख रहे होंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशंस, स्टेट्स, people, okay, no, don't get up your highness, just give me this, that will do। ठीक है, ये मेरे को दे दो, ये काफ़ी है, आपको उठने की ज़रूरत नहीं है अपनी सीट से। और वो किसके ऊपर बैठा हुआ है? गरीब इंसान के ऊपर बैठा है। ये कार्टून क्या कमेंट कर रहा है? रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द रूलर्स इन द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, लोग का और वहाँ के रूल का किस तरह का संबंध था प्रिंसली स्टेट में। जैसे कि हमने हैदराबाद में देखा था, हैदराबाद वाले खुद ही लोग चाहते थे कि राजा जो है वो अपनी गद्दी छोड़ दे, भाग जाए और इंडिया यूनाइट हो जाए। इसलिए राजा क्या हुआ? टिक नहीं पाया। ठीक है, जहाँ पे जनता स्ट्रांग हो जाती है तो रूरल को फेल होना पड़ता ही है। ऐसा रशियन रिवॉल्यूशन में ज़ार में भी हुई थी। रशियन रिवॉल्यूशन क्या है? ये पूरे वर्ल्ड में ही ये चीज़ देखा गया। रिवॉल्यूशन कभी भी आई है तो अगर लोग जनता अगेंस्ट कर दे तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात हो गई। तो अब नेक्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब स्टेट्स को क्या किया जाएगा? असेंबल की जाएगी, रीऑर्गेनाइज की जाएगी लिंग्विस्टिक बेसिस में। ठीक है, अभी यहाँ पर और भी एक चैलेंजिंग टास्क आएगा अगेन। तो इतना हमने पढ़ लिया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ योर एग्ज़ाम, क्योंकि आपको याद रखना है कि कैसे मर्ज की गई थी हैदराबाद को, उसने कितने
डॉटिंग की है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा लेटर है, वी आर एट द मोमेंटस स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बाय कॉमन एंडेवर वी कैन रेज द कंट्री टू न्यू ग्रेटनेस, वाइल लैक ऑफ यूनिटी विल एक्सपोज अस टू unexpected calamities. I hope the Indian states will realize fully what if we do not cooperate and work together in the general interest. Anarchy and chaos will overwhelm us all, great and small, and lead us to total ruin. ये प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने लिखा था 1947 सरदार पटेल जी ने, ठीक है। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे ये, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर थे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने इतनी बड़ी टास्क करी थी, ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है ये काम करने में, ठीक है, इंटीग्रेशन करने में प्रिंसली स्टेट्स को। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स मैं पार्ट 3 में बताऊंगी गाइस। तब तक के लिए बाय, पार्ट 4 में बताऊंगी, ठीक है। ये तो पार्ट 3 हो गई, पार्ट 4 में बताऊंगी। चलो बाय।